Welcome student, welcome to Learning Forum. Today we will discuss about physics. तो सबसे पहले जैसे ही हम लोग बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, और आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12। सबसे पहले हम साइंस के स्टूडेंट हैं, तो साइंस के स्टूडेंट का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं साइंस क्या होता है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज द वेल अरेंज्ड सिस्टमैटिक एंड प्योर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट। तो कैसा है? वेल अरेंज, सिस्टमैटिक एंड प्योर नॉलेज। तो हमको करना क्या है? हमको भी वेल अरेंज, सिस्टमैटिक एंड प्योर नॉलेज के बारे में जानना है। तो इसका मतलब साइंस में जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, 12th में है तो आप लोगों ने 9, 10th, 11th में काफ़ी फिजिक्स पढ़ी है और आपने उसका नॉमेनक्लेचर समझा होगा कि किसी भी चीज़ का नाम हम फिजिक्स में कैसे रखते हैं। अब फिजिक्स में नाम रखने का जो तरीका है वो कैसा है, जैसे हम कैसे नाम रखते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ, हमको जो नाम अच्छा लगता है हम वैसे रख देते हैं। लेकिन फिजिक्स या साइंस में हम कैसे नाम रखते हैं? सबसे पहले उसकी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो अब हम देखें कि फिजिक्स को हम कैसे स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट वी ऑल नो, क्लास 9 से हम पढ़ते आए हैं। लेकिन इसमें हम स्टडी क्या करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस में? वी स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो इसका सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि क्लास 12th में हम क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ने वाले हैं। तो देखें, सबसे पहले जैसे कि बोर्ड पे आपको लिखा हुआ आपका सिलेबस दिख रहा है, ये आपके क्लास 12th का सिलेबस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से, स्टैटिक का मतलब रेस्ट। तो चार्जेस एट रेस्ट की जब हम बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मीन्स उसकी सारी प्रॉपर्टी हम किस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब दूसरा आ गया करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के नाम से भी जानते हैं। मींस चार्जेस मोशन में होंगे, सो इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये दोनों चैप्टर मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं 15 नंबर। टोटल जो आपके किसी भी सब्जेक्ट के लिए मार्क्स होते हैं वो 100। तो हम अगर फिजिक्स की बात करें केवल, तो फिजिक्स के पास टोटल 100 नंबर है, जिसमें 70 आपके इस सिलेबस के रिटन एग्जामिनेशन से कवर होगा और 30 नंबर्स आपको किधर से मिलेंगे? आपके स्कूल प्रैक्टिकल से मिलेंगे। मींस ये जो 30 है ये आपके प्रैक्टिकल पर डिपेंड करेगा, और ये जो 70 है ये आपके स्टडी जैसा कि आपका रिटन एग्जाम जाएगा उस पर ये डिपेंड करेगा। अब 15 इसमें से 70 में से 15 कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा बात करें हमारा थर्ड यूनिट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आप सबने थोड़ा बहुत अब पढ़ लिया है, 10th में पढ़ा है कि जहां कहीं से भी करंट जाएगा वो अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है। मींस करंट पास करेगा तो उसकी प्रॉपर्टी है उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होगी उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ऐसा आपने क्लास 10th में पढ़ा है और यहाँ पे हम इसको डिटेल में डिराइव भी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी। एसी मींस अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब होता है? जब हम करंट को इंड्यूस करते हैं, मींस हम करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं बिना किसी कॉन्टैक्ट के। मींस डिवाइसेस को हम आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं लाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जब हम करंट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और वहां से जो करंट मिलती है वो हमको अल्टरनेटिंग करंट मिलती है, एसी करंट मिलती है। और ये जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, इसमें हम मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं और मैग्नेट के करंट के इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये टोटल कंट्रीब्यूट करता है टोटल 16 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऑप्टिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब व्हाट आर द वेव्स? वी ऑल नो डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम इज नोन एज वेव। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द वेव्स who does not requires any medium to propagate, जिनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं। लेकिन अभी हम लोग 12th में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में कि इसको मीडियम कैसा चाहिए?
बिना मीडियम का कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट नहीं करता है, लेकिन हम अब क्या बोलेंगे, वी डज नॉट रिक्वायर्स एनी मटेरियल मीडियम टू प्रोपोगेट। हमको कोई सॉलिड लिक्विड गैसेस स्टेट के मीडियम की जरूरत नहीं। तो किस मीडियम में चलता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम में चलता है, और जो कि ये खुद बनाता है। जब वेव चलती जाती है और अपने आगे ये कंटिन्यूअस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीडियम बनाती जाती है, इस वजह से इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और ऑप्टिक्स, जिसको लोग लाइट बोलते हैं, तो ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे लाइट के रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इस यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ऑप्टिक्स। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस रोल में ये आपको 17 नंबर देता है। सो हम ऑप्टिक्स को अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी नजरिए से देखें तो उससे भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। ढेर सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग भी है ये। अब देखें, डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। डुअल नेचर ऑफ मैटर मतलब हमने क्या बोला, मैटर का डुअल नेचर। डुअल नेचर क्या होता है, तो डुअल नेचर में थोड़ा बहुत जब हम ऑप्टिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे हम थोड़ी सी बात जान लेते हैं डुअल नेचर के बारे में। तो डुअल नेचर क्या है कि जो हमारा लाइट है वो कभी पार्टिकल जैसा बिहेव करता है और कभी वेव जैसा भी बिहेव करता है। तो डुअल नेचर कैसा होता है उसको हम क्यों डिफाइन नहीं कर पा रहे, क्या फेलियर है, कैसी थियरीज आई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डुअल नेचर ऑफ मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जैसा आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि जो हमारा एटम है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, न्यूक्लियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो 10 नंबर का कंट्रीब्यूशन करेंगे, 10 मार्क्स। लास्ट जो यूनिट है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, छोटी यूनिट है और इसमें से मार्क्स आपको 12 मिलते हैं। यूनिट छोटा है और मार्क्स 12 मिलते हैं, तो ये भी एक नंबर गेनिंग पोर्शन हो सकता है, नंबर गेनिंग यूनिट हो सकता है हमारे लिए। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें आता है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर जैसे हम लोग, सेमीकंडक्टर क्या है, जो कभी कंडक्टर जैसा बिहेव करता है और कभी इंसुलेटर जैसा। जैसे एग्जाम्पल, आज के टाइम पे हम लोग मोबाइल ऐप चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं, तो मोबाइल में हम क्या लगा रहे हैं, चार्जर हमने लगा दिया। अब मोबाइल में जो चार्जर हमने लगाया, जब तक लाइट चल रही तब तक तो कंडक्टर जैसा यूज करता है, तो जैसे ही लाइट कट जाती है तो इंसुलेटर क्यों हो जाता है, वापस करंट क्यों नहीं देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर डिवाइस। उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। उसमें आपने सुना होगा डायोड वॉल, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में भी आता है कि कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब इंग्लिश वाला नहीं, कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे एक जगह से जो चार्जेस हैं वो दूसरी जगह जाते हैं, या मैसेज जो हमारे सिग्नल्स हैं वो कैसे जाते हैं। अब हम इस उम्मीद करते हैं कि सिलेबस के बारे में आप लोग क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फॉर द फर्दर अपडेट्स ज्वाइन लर्निंग फोरम। थैंक यू।